अब तक ये सच कह रही है क्या? क्या सच में ये इसको पसंद करते हैं? हो भी सकता है और नहीं भी, हमें क्या पता। देखते हैं बात करते भी हैं या सिर्फ हमारे आगे लंबी लंबी फेंक रही थी। सब ध्यान से उसकी तरफ देखने लगे। अब आगे सपना के पास पहुंचकर वेदांत ने गाड़ी रोक दी। सपना तिरछा मुस्कुरा दी। गाड़ी रुकने के बाद सब लड़कियों को उसकी बात पर विश्वास होने वाला था, ये सोचते ही उसका मन खुशी से फूले रहा था। वेदांत खिड़की से सिर बाहर निकालते हुए बोला, मेला देखने जा रही हैं ईरा जी। सपना को उसका ईरा कहना अच्छा नहीं लग रहा था। अधिराज से तो उसने कह दिया था, लेकिन वेदांत अभी भी उसे ईरा कहकर ही बुला रहा था। बाकी लड़कियां भी आ जाने लगी थी। सपना बोली, हाँ मेले में ही जा रहे हैं। बोलते हुए वो अधिराज को देखने लगी। वैसे कितने दिनों का मेला है ये? वेदांत ने पूछा। हफ्ते भर चलता है। वेदांत ने सिर हिला दिया। सपना बोली, आप लोग भी चलिए ना। हाँ क्यों नहीं, वेदांत ने चाहते हुए कहा। तभी अधिराज बोला, शाम में देखते हैं, अभी नहीं। वेदांत का चेहरा उतर सा गया। वेदांत बोला, हाँ अब शाम को ही आएंगे। अभी चलते हैं। ठीक है, शाम को मैं इंतजार करूंगी। साथ में घूमेंगे। हाँ, और ज्योति जी भी आएंगी ना? हाँ, वो भी आएगी। कूल, शाम को मिलते हैं। सपना ने सिर हिला दिया। उसकी नज़रें अभी भी बस अधिराज के ऊपर ही थी। उसके चेहरे के सर्द भाव भी उसे बहुत अट्रैक्टिव दिखाते थे। मस्कुलर बॉडी के ऊपर से भी सपना का ध्यान नहीं हटता था। उसका ऑरा ही काफी था किसी भी और लड़की को जलन महसूस करवाने के लिए। वेदांत गाड़ी लेकर निकल गया। सपना ने दोनों बाजुएं आपस में बांध ली। सभी लड़कियां जल्दी से उसके पास भाग चली आई। ये तो सच में तुझसे बात करते हैं सपना? एक लड़की ने हैरानी से कहा। और क्या, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी। यहाँ आने के बाद मैं पहली लड़की हूँ जो इन्हें बात करने लायक लगी है। बाकी तो किसी के आगे इन्होंने घास तक नहीं डाला। अब पुलिस वाले पर किसी राह चलते इंसान से बात थोड़ी करने लगते हैं। ये तो उन्हीं से बात करते हैं जो इन्हें भरोसे के लायक लगता है या फिर पसंद आ जाता है, उसने इतरा कर कहा। अपनी बातों से ही वह अपने आप को ऊंचा और बाकी सबको नीचा दिखाने में लगी हुई थी। तभी दूसरी लड़की बोली, ऐसा कुछ नहीं है सपना, नई जगह पर आकर वो लोग यहाँ के लोगों को जाने नहीं चाहिए, बहुत लोगों से बात करते हैं। ज्योति के साथ भी तो बात करते हैं, बल्कि ज्योति के ऊपर तो सच में फिदा हैं। ये तो मैं अपनी आंखों से देखा है। वो नहीं भी बताए तो भी समझ में आता है। उस दिन मेले में दोनों साथ घूम रहे थे, साथ में झूले में बैठे देखा था और साथ में गोलगप्पे खाते भी। उनको देखकर तो बिना बोले बता सकती हूँ कि कुछ चल सकता है, पर तुम्हें और उन्हें देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। सपना ने गुस्से से नाक चढ़ा ली और बोली, तुम मुझसे जल रही हो ना? तुमसे बात नहीं करते इसलिए तुम मुझे भी नीचा दिखाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी इन बेतुकी बातों से सच नहीं बदलने वाला। तुम्हारे सामने गाड़ी रुकी और अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जो मेरे साथ चलना चाहता है वो आ जाए, बोलकर वो आगे बढ़ गई। 2 लड़कियां उसके साथ चली गई। उस लड़की के साथ 2 लड़कियां रुकी रह गई थी। क्या सोच रही है तानिया? यही कि ये हमें दिखाने के लिए झूठ क्यों बोलती रहती है? ऐसा भी क्या घमंड है अपने गोरे होने का? अरे रंग सफ़ेद होने से थोड़ी कोई सुंदर होता है। मन में मैल हो तो क्या फ़ायदा गोरे होने का? उद्धरण चिन्ह। सही कह रही है तू, पर ये भी तो हो सकता है कि सच में पुलिस वाला इसके गोरे रंग को देखकर इसके ऊपर फिदा हो गया हो। आजकल जो दिखता है लोगों को वही पसंद आता है। जो दिखने में अच्छा है उसको हर तरह से अच्छा समझ लिया जाता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, अंधा होता है ऐसा आदमी। अगर सच में उस इंस्पेक्टर को ये नक्चरी पसंद आई है तो आंखों में मोतियाबिंद हो गया है उसको। पुलिस वाला होकर भी लोगों की पहचान नहीं हुई है। लड़की नहीं पहचान पाया तो मुजरिम को क्या पहचानेगा? सच कहती हूँ स्तुति, अगर सच में वो इसको पसंद करता है तो मैं उसके सामने इसका असली चेहरा जरूर लेकर आऊंगी। बताऊंगी पुलिस वाले को कि ये कितनी नक्चड़ी और मतलबी है। तुम तो जानती हो ना इसने मेरे साथ क्या क्या किया था।
मेरे और गर्वित के बीच में इसने ही आकर हमारा रिश्ता बिगाड़ना चाहा था। हाँ, जानती हूँ, तभी से मुझे पसंद नहीं रही थी ये, तो अब मैं भी इसको चैन से नहीं रहने दूंगी। जैसा किया था वैसा भरेगी, बोलकर वो भी नाक चढ़ाए आगे चल दी। बाली लड़कियां भी उसके पीछे चल दी। अधिराज ऑफिस में बैठा पेपर वेट घुमाए जा रहा था। हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी, पर ध्यान बार बार फोन की तरफ जा रहा था, मानो किसी की फोन आने का इंतजार कर रहा हो। तभी एक कॉल आने लगी, तो अधिराज ने झट से फोन की तरफ देखा। लेकिन उसका उत्साह अगले ही पल ठंड पड़ गया जब उसने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नाम को देखा। माँ लिखा आ रहा था। अधिराज ने उदासी से फोन उठाकर कान से लगा लिया। सामने से आवाज आई, अधिराज बेटा कब तक ऐसा करेगा? तुझे रोज फोन करती हूँ और तू रोज ही बिना कुछ कहे फोन रख देता है। तू मेरी बात सुनता है पर समझता नहीं है। यहाँ पर दिन काटने मुश्किल हो रहे हैं बेटा, जल्दी वापस आ जा। तेरी जरूरत है यहाँ पर। मेरे काम को भी मेरी जरूरत है माँ। मैं काम अधूरा छोड़कर नहीं आ सकता। वह काम किसी और को सौंप दे, पर अभी वापस आ जा। घर परिवार से बढ़कर क्या होता है? परिवार पहले होता है, बाकी दुनिया और दुनिया की मुसीबतें उसके बाद आती है। अधिराज ने गहरी सांस ली और बोला, पापा है वहाँ, लक्ष्य है वहाँ, आप है वहाँ, कितने लोग तो हैं, क्या जरूरत है आप लोगों वहाँ मेरी? आप लोग अकेले संभाल सकते हैं माँ। मेरा आना ठीक नहीं होगा। मैं शांति ढूंढने निकला हूँ, मत वापस उस दलदल में लाइए मुझे। उद्धरण चिन्ह। शांति ढूंढने गया है या फिर मारपीट करने? शांति सिर्फ घर में मिलती है। तेरे काम में बस मैंने मारपीट देखी है। लगता है आप मेरी बात समझी नहीं। मेरे लिए ये मारपीट ही शांति है। अब प्लीज वापस बुलाने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। सच में मेरी याद आए या बात करने का मन करे तो तभी फ़ोन करिएगा। रखता हूँ, जय महाकाल, बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। फिर पीछे कुर्सी से सिर टिका लिया। फिर फ़ोन उठाया और उस कांस्टेबल को फ़ोन कर दिया जो इरा के पास घर पर छोड़ी गई थी। कुछ ही देर में फ़ोन उठ गया। सब कुछ ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जी सर, सब कुछ ठीक है। क्या कर रही है वो? गाना गुनगुना रही हैं सर, बहुत मीठा गाती है। तुम्हें सुना रही है क्या? नहीं सर, कमरे में खिड़की के पास गुनगुना रही थी, तो हमें भी सुनाई दे रहा है। आपको भी सुनाते पर अब गाना बंद कर चुकी है। हम कुछ गड़बड़ लगे तो बताना। जी सर। अधिराज ने फ़ोन रख दिया। गाना बोलते हुए उसे सपना का ध्यान हो आया। अभी तक उसने उसे ही गाते हुए सुना था। तभी एक कांस्टेबल भागते हुए अंदर आया और बोला, सर, एक लेटर आया है हायर अथॉरिटी की तरफ से। अधिराज ने लेटर लिया और पढ़ने लगा। उसमें मेन नाके को छोड़कर बाकी सभी नाकों से पहरा हटा देने को कहा गया था। अधिराज ने लेटर को मरोड़ा और डस्टबिन में फेंकते हुए बोला, कोई भी नाका छूटना नहीं चाहिए। चप्पे चप्पे पर पहरा लगाओ। इतना शिकंजा कसो कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। एक भी इलीगल काम होते हुए दिखा तो अच्छा नहीं होगा। समझा देना सबको। जी सर, बोलकर वो बाहर निकल गया। शाम का वक्त। अधिराज पुलिस चौकी से निकलने के बाद गाड़ी को बाजार की तरफ ले गया। वेदांत बोला, इस तरफ क्यों जा रहा है? मेला दूसरी तरफ है और घर भी दूसरी तरफ ही है। इंसान को इन दो जगहों के अलावा भी काम हो सकते हैं। अच्छा, पर तुझे क्या काम है? है कुछ काम? दिख जाएगा तुझे। ठीक है, देखता हूँ, बोलकर उसने रेडियो चला दिया। गाना चलने लगा, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। वेदांत मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में ज्योति का चेहरा आ गया था। अधिराज को भी इरा का ख्याल था। उसे समझ नहीं आया क्यों, पर वो इरा के ही बारे में सोचने लगा था। कुछ देर बाद उसने एक मॉल के बाहर गाड़ी रोक दी। अच्छा, तो तुझे कपड़े लेने हैं? तभी मैं सोचूं, क्या ही काम हो सकता है। चल अच्छा है, लगे हाथों में भी कुछ ले लूंगा, बोलते हुए वो जल्दी से नीचे उतरा और अंदर चला गया। अधिराज भी अंदर चला आया। वेदांत जेंट्स सेक्शन में जाकर अपने किए कपड़े देख रहा था। अधिराज लेडीज सेक्शन की तरफ बढ़ गया।
वहीं एक असिस्ट करने वाली हेल्प उसे मिल गई। क्या देखना है आपको? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। क्या क्या कलेक्शन है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अपने लिए देखना है क्या? सर, अधिराज ने आसपास देखा और बोला, आई थिंक मैं लेडीज सेक्शन में खड़ा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऑप्स, सॉरी, तो मतलब आपको लड़की के लिए देखना है। तो साइज बता दीजिए। रेडी टू वेयर चाहिए और साइज स्मॉल होना चाहिए। ऑक्सर, आइए आपको कलेक्शन दिखा देती हूँ, बोलकर वो आगे चलने लगी। अधिराज भी पीछे चल दिया। उसने काफी सारे कलेक्शंस अधिराज को दिखाए। सभी बहुत प्यारे थे और अधिराज को सब कुछ ही अच्छा लग रहा था। अंदाजन उसने अलग अलग तरह के कपड़े खरीद लिए। कुछ फ्रॉक सूट लिए और कुछ प्लाजो सूट। सब लेकर वो काउंटर के ऊपर आकर खड़ा हो गया। वेदांत जोशी काफी देर से ढूंढ रहा था। उसने उसे काउंटर के पास देखा तो जल्दी से उसके पास आया और बोला, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ पर है। बोलते हुए उसने अधिराज के हाथों में पकड़े बैग्स को देखा और बोला, इतना कुछ ले लिए तूने, दिखा जरा। बोलते हुए उसने बैग में झांका तो सारे लड़की के कपड़े थे। ये तू कब से पहनने लगा? बोलते हुए वेदांत आंखें फाड़े हैरानी से अधिराज को देखने लगा। अशिराज ने आंखें छोटी करके उसे देखा और बोला, किसने कहा इसको मैं पहनने वाला हूँ? तूने खरीदी है तो तू ही पहनेगा ना। क्यों, मैं किसी और के लिए नहीं खरीद सकता क्या? हाँ खरीद सकता है, पर तू यहाँ किसके लिए खरीदेगा? बोलते हुए वो सोच में पड़ गया। तभी उसे इरा का ख्याल आ गया। अच्छा, उस लड़की के लिए जो हमारे घर पर है। चलो, लौट आया दिमाग। ही पहले से ही था, वो तो बस मैं भूल गया था। अधिराज ने बिल पे किया और दोनों बाहर चले आए। वेदांत बोला, अधिराज उस लड़की से हम कितनी बार मिल चुके लेकिन अभी तक नाम नहीं पता चला। कितनी अजीब बात है ना, हमने आज तक पूछा ही नहीं। तू बता, हम नाम कब पूछने वाले हैं? जब याद आ जाए तब पूछ लेना। वैसे भी नाम कहाँ भागा जा रहा है? वैसे उसकी उम्र क्या लगती है तुझे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कोई अंदाजा नहीं है। मेरे हिसाब से वो 18 से 19 साल की होगी। इससे ज्यादा नहीं, इतनी कम भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अरे है अधिराज, मैं उम्र पता लगाने में माहिर हूँ। इससे ज्यादा की हुई ना तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। अधिराज ने उसे देखा और बोला, तो उस तरह तैयार रख, मैं खुद ये शुभ काम करूंगा। हाँ, मजाक अच्छा था, पर ये दिन कभी नहीं आने वाला। तू बस देखता जा। बोलते हुए वो खिड़की से बाहर देखने लगा। दोनों मेले वाली जगह के पास पहुंचे तो वेदांत की आंखें चमकी जा रही थी। अधिराज ने गाड़ी रोकी तो वेदांत नीचे उतर गया। अधिराज अभी भी गाड़ी में ही था और गाड़ी चालू ही थी। तू भी उतर जा, यहीं बैठा रहेगा क्या? मैं घर जाकर आऊंगा। घर क्यों जाएगा, यहाँ से घूमकर ही चलेगे ना। घर पर वो भी तो है ना, उसको भी तो घूमना होगा। उसे भी लेता आऊंगा, तू घूम तब तक। बोलकर अधिराज निकल गया। वेदांत भी ज्योति को ढूंढता हुआ आगे बढ़ गया। पूरे मेले में चक्कर लगाने के बाद भी उसे ज्योति नहीं दिखाई दी। कहाँ रह गई ज्योति जी? आई तो है ना आप? बोलते हुए वो यहाँ वहाँ देखते हुए पीछे की तरफ कदम ले रहा था। तभी पीछे किसी से टकरा गया और खुद ही पीछे गिरने लगा। पीछे खड़ी ज्योति ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ना खुद को संभाल पाई ना उसको, और दोनों नीचे जा गिरे। वेदांत नीचे और ज्योति उसके ऊपर। ज्योति बड़ी बड़ी आंखें किए उसे देखने लगी। वेदांत ने सामने उसे देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। सब लोग दोनों को ही देखने लग गए थे। ज्योति ने आसपास देखा फिर खड़ी हो गई। वेदांत भी कपड़े झाड़ते हुए खड़ा हो गया और बोला, कहाँ थीं आप? कब से ढूंढ रहा था आपको। मैं भला आपको कैसे मिलती? अभी ही आई हूँ। अच्छा, देरी क्यों? घर में काम था क्या? नहीं, वो इरा को लेने गई थी, पर वो घर पर थी ही नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई है। ऊपर से उसके घर वाले कोई सीधा मुंह बात ही नहीं करता। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं उसको। बोलते हुए वो परेशान सी यहाँ वहाँ देखने लगी। वेदांत बोला, आप चिंता मत कीजिए, सुबह ही मेरी बात उनसे हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो आएंगी, और मुझे लगता है आ भी गई होगी।
बस जैसे मैं आपको नहीं ढूंढ पाया वैसे ही वो भी आपको नहीं ढूंढ पा रही होगी। ऐसा क्या? आपसे कहा है तो फिर तो आ ही जाएगी। चलिए ढूंढते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए साथ में हम घूम भी लेते हैं। आज दूसरे वाला झूला ट्राई करेंगे। ठीक है, बोलते हुए ज्योति हंस दी। दोनों साथ साथ आगे बढ़ गए। भाग समाप्त। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगले भाग में।